सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। आप सभी लोगों का ई पाठशाला की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत। चैप्टर के नाम कुछ बदल चुके हैं और कुछ चैप्टर डिलीट हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2023 एंड 2024 का न्यू सेशन न्यू सिलेबस आपके सामने है। चैप्टर का नाम द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। हमेशा सेकंड चैप्टर होता था, इस बार 2023 और 24 के अंदर ये फर्स्ट चैप्टर होने जा रहा है। तो आपको ये बता दूं मैं कि जिस बच्चे ने पहला चैप्टर नहीं सीखा है उसके बाद का ये चैप्टर आपको बताने की कोशिश कर रहा है। चैप्टर का नाम एंड ऑफ द बायोपोलैरिटी, यानी कि दो ध्रुवीय का अंत है। अब दो ध्रुवीय क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो कहानी होती है शुरू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है 1914 से लेकर लास्ट 1918 के बीच में। दुनिया के अंदर बात हो रही थी कि किस तरीके से पूरे विश्व को कौन डोमिनेट करेगा, मतलब कौन इस पूरे देश पे राज करेगा। 2000 कह रहा हूँ, 1914 और 18 के अंदर ये तय नहीं हो पाया। इसीलिए हिटलर ने फाइनली वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का बदला लेने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकंड को छेड़ दिया। वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर हाल ही की कहानी ये थी कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो कहीं ना कहीं ये जो था ये ग्रुप में लड़ा गया था। एक ग्रुप था आपका एक्सिस ग्रुप, जिसे आप धुरी ग्रुप कहते हैं, और एक ग्रुप था आपका अलायंस ग्रुप, जिसे आप मैत्री ग्रुप बोलते हैं। अलायंस अलायंस पावर। अब अलायंस पावर के अंदर आपका यूएसएसआर था, आपका यूएसए था, आपका यूके था, आपका फ्रांस था। और जबकि एक्सिस पावर के अंदर आपका जापान था, आपका जर्मनी था, आपका इटली था। ये सारी कंट्रियाँ थी। हालांकि फैक्ट बात ये निकली कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर दुनिया के अंदर मोस्ट पावरफुल कंट्री जो थी वही जीती, बिकॉज ग्रेट पीपल्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रेट पीपल कम्स विद ग्रेट कंट्री। तो दोस्तों यहाँ पे जीत होती है, विनर जो बनते हैं वो बनते हैं अलायंस नेशन की कंट्री। और यहाँ पे जापान के ऊपर अमेरिका छोड़ देती है हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम, जिसकी 6 अगस्त 9 अगस्त की डेट है 1945। लिटिल मैन एंड फैट बॉय 100 से 150 किलोग्राम टन का कुछ ये बम था जो गिरा गया, और जिसका इफेक्ट आज भी देखने को मिलता है। जर्मनी के हिस्से 4 कर दिए गए क्योंकि 4 ही ग्रुप की कंट्रियाँ जीती, और इटली को सरेंडर होना पड़ा अमेरिका के सामने। ये थी पूरी 1945 तक की कहानी। अब यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर कौन कौन डोमिनेट करेगा अभी भी तय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे शक्तिशाली कंट्री जो थी वो यही कंट्री थी। अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। कहानी आगे ये बढ़ती है कि 9 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945 में जब अमेरिका ने पहली बार जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा, तो यहाँ पे यूएस ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी कंट्री को ये दिखा दिया कि भैया हमसे कोई फालतू बोलने वाला नहीं है, कोई भी कंट्री हमसे नहीं जीत सकती है। और यहाँ पे यूएसएसआर को इस चीज़ का लग जाता है बुरा, और जब यूएसएसआर को इस चीज़ का बुरा लग जाता है देन फाइनली यहाँ से शुरू होती है कोल्ड वॉर की कहानी। और कोल्ड वॉर जो है दोस्तों 1945 से लेके 1991 तक चलता है, और पूरी दुनिया दो पोलर, जिसे हम बायोपोलर कहते हैं, दो ध्रुव यानी कि यूएसए, और उसके बाद था आपका यूएसएसआर। दोस्तों यूएसए जो था, यूएसएसआर जो था, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव रखता था, यानी कि सारा कंट्रोल सरकार के हाथों में। और यहाँ पे यूएसए जो था वो बिलीव करता था कैपिटलिस्ट, यानी कि बोले तो पूंजीवादी विचारधारा में। अब यहीं से कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर की। और ये कोल्ड वॉर एक शांति का समय था, शांति का युद्ध था। और यहाँ पे कोल्ड वॉर जो था इसको शीत युद्ध कहा गया था। और यही कहानी जो कई सालों से 12th क्लास के बच्चे पढ़ते आ रहे थे कोल्ड वॉर के बारे में, वो इस बार 2023 और 24 के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। कारण क्यों? चैप्टर डिलीट कर दिया गया। अब सेकेंड चैप्टर के अंदर जो अब फर्स्ट चैप्टर हो गया द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, यानी कि दो ध्रुवियों का अंत, यानी कि एक ध्रुव यूएसए और एक ध्रुव यूएसएसआर। इन दोनों में से इस सेकेंड चैप्टर को, जो इस साल फर्स्ट चैप्टर हो गया है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से यूएसएसआर का खात्मा होता है
और पूरी दुनिया के अंदर यूएसए एकमात्र पावरफुल कंट्री बन जाती है। ओके, बहुत लंबा टाइम पीरियड है 1945 से लेके 1991 का टाइम पीरियड। इतना लंबा टाइम पीरियड है कि सही मायने में इसके 4 फ्रेज़ हमें कोल्ड वॉर में देखने को मिलते हैं, जो 45 साल का टाइम पीरियड आपको एनसीईआरटी समझाती है। लेकिन पता नहीं क्यों हटाया, मुझे बेसिक नहीं पता, क्योंकि पहला चैप्टर होना चाहिए था, जब भी बच्चों को सेकंड चैप्टर समझ में आता कि यूएसएसआर इतनी पावरफुल कंट्री जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे एक्सिस पावर को हराया, वही यूएसएसआर जो थी 1991 के अंदर ख़त्म हो गई। और इस तरीके से ये चैप्टर जो है उसका नाम पड़ता है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। पहला पार्ट है वीडियो का, इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसलिए थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। अब कहानी शुरू से शुरू करते हैं कि कहानी कहाँ से शुरू होती है। द कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसके अंदर हम देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद कारण और परिणाम क्या निकले, उसके बाद क्या हुआ कि दुनिया के अंदर कम्युनिस्ट विचारधारा या कम्युनिस्ट जीवन जो है, कम्युनिस्ट शासन जो है उसका कोलैप्स हो गया। उसके साथ साथ इंडिया का इसके साथ क्या रिलेशन है, इंडिया की क्या विचारधारा है, इंडिया इसके बारे में क्या सोचता है, वो भी इसके अंदर बताने की कोशिश करी गई है। चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होगी आपको आई थिंक, और अगर नहीं भी आ रही है तो चीज़ें क्लियर करते रहिएगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारण ये है कि अगर आप ये चीज़ें नहीं समझते हैं तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बेसिक है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता रहूँगा ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझ में आती रहे। तो ये पूरे चैप्टर का मेन निचोड़ है जो हमें समझना है। एंड देन उसके बाद कहानी बहुत पहले से मैंने शुरू करी है कि ऐसा क्या कारण था कि रशिया के लोगों ने अपनी विचारधारा जो है वो कम्युनिस्ट करी, कैपिटलिस्ट नहीं करी। उसके देवता, उसके जनक जो हैं रशिया के व्लादिमीर लेनिन बोले जाते हैं। व्लादिमीर लेनिन समानता के लिए, साम्राज्यवाद के लिए और पूरी दुनिया के अंदर एक गणतंत्र रिपब्लिक बनाने के लिए जुटे हुए थे। कारण सिंपल सा ये था कि ये चाहते थे कि पूरा का पूरा समाज जो है वो समान रहे, राजा का शासन ना रहे, जनता का शासन चले। और इसके लिए उन्होंने एज ऑफ रेवोल्यूशन करा और पूरी तरीके से सोशलिज्म करा पूरे यूरोप के अंदर, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ गए। और इनका मानना ये था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हमेशा जो पर्सनल लोग हैं वही प्रॉफिट उठाते हैं, और नॉर्मल जनता जो बेचारी किसान हैं या फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं उनका जीवन खराब होता चला जाता है। इसी वजह से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो थी पूरी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थी, जबकि अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं होता था। तो इसीलिए पूरे यूरोप के अंदर, इवन रशिया के अंदर भी रेडिकल, कंजर्वेटिव और यहाँ पे लिबरल्स लोगों की सोच आ गई। लिबरल्स यानी कि उदारवाद, रेडिकल्स यानी कि कट्टरपंथी, कंजर्वेटिव यानी कि परंपरावादी। ये 9th क्लास में थोड़ा बेसिक था, आपने समझा होगा। एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। कार्ल मार्क्स ने एक ऐसा थिंकर था जिसने इसके बारे में बहुत डीपली समझाया लोगों को कि पूंजी का इस्तेमाल सिर्फ अमीर लोग फैक्ट्री बनाने के लिए करते हैं और गरीब लोग उनकी फैक्ट्री पे काम करते हैं, और उसके बाद गरीब सिर्फ काम ही करता रह जाता है और अमीर जो है पूरी तरीके से फैक्ट्री के अंदर अपना पर्सनल गेन करते हैं। जबकि कम्युनिस्ट सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जो भी प्रॉपर्टी को कंट्रोल किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो उसका कंट्रोल कहीं ना कहीं जनता को देना चाहिए, जनता के द्वारा सरकार की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, और इससे समाज में सारी चीज़ें सही तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट होगी। और यही आधार बना रशिया की क्रांति का कि उन्होंने एब्सोलूट यानी कि एब्सोल्यूटलिज्म से इन्होंने निरंकुशवाद से क्रांतिवाद की तरफ अपने आप को मोड़ दिया और राजा के शासन को ख़त्म करके जनता का शासन ला दिया। क्योंकि राजा हमेशा प्राइवेट प्रॉपर्टी या ऐसी वेल्दी क्लास फैमिली को सपोर्ट करता है जिनका बिजनेस चलता है, जो फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं उनका चलता है बिजनेस, और यहाँ पे गरीब लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं हो पाता है। इसी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो ज़ार निकोलस को 1914 से निकाल दिया जाता है और फाइनली रशिया बहुत सारी कंट्रियों को मिला के यूएसएसआर बन जाता है। और यूएसएसआर बनने के बाद 1919 से फिर यहाँ पे कहानी शुरू होती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पुराना जो यूएसएसआर था वो रशियन एम्पायर से ही जुड़ा हुआ था। फिनलैंड, लिथाविया, लुथानिया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, सेंट्रल एशियन स्टेट, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ऐसी बहुत सारी कंट्री थी जो उस समय यूएसएसआर का हिस्सा बनी हुई थी। सोचिए
और यूएसएसआर का हिस्सा जब बनी हुई थी तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी थे और यहाँ पे क्रांति छेड़ देते हैं और क्रांति छेड़ने के बाद रशिया के अंदर पूरी तरीके से यूएसएसआर सोवियत संघ समाजवादी गणराज्य बन जाता है और जिसकी फॉर्मेशन 1922 में हो जाती है। 1922 में होने के बाद फाइनली ये लोग कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। नया शासन, नई सोच, नई चीज़ें 1922 के आने के बाद होना चालू हो जाती है क्योंकि क्रांति की शुरुआत 1919 में हो चुकी थी। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी बनती है। वैसे तो पार्टियाँ बहुत बदली थी, मेंसेविक, बोल्शेविक, पार्टी ऑफ बोल्शेविक, बहुत सारी। क्लास 9th में काफ़ी डीपली इसको समझाने की कोशिश करी गई है कि सोशलिज्म इन यूरोप फैला कैसे, वो सब समझा है हमने। लेकिन मेन बात था कि इन लोगों ने प्लान्ड इकोनॉमिक के ऊपर फोकस करा क्योंकि जब सारी चीज़ें सरकार के कंट्रोल में होती है तो सरकार चीज़ों को अच्छी तरीके से प्लान्ड इकोनॉमिक बना सकती है। अब यहाँ पे आ जाता है कि यूएसएसआर जब अकेला राजा के अंडर में ना होते, जनता के अंडर में था, तो उसकी बहुत सारी अच्छी बातें थी। जैसे नंबर 1, कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरे यूएसएसआर के अंदर बहुत अच्छा था क्योंकि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में था तो सरकार चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कई सालों तक कंट्रोल करती रही, तो इसलिए कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा था। इंडस्ट्री सारी सरकारी थी तो इसीलिए सभी लोगों को नॉर्मल जॉब मिलती ही मिलती थी और लोगों का जीवन या स्टैंडर्ड काफ़ी ठीक ठाक था। उसके बाद बेसिक नेसेसरी आवश्यकताएं, चीज़ें सभी को समान मिलती रहती थी। अनएम्प्लॉयमेंट ना के बराबर था और ये 1924 तक, जब तक व्लादिमीर लेनिन थे, मेरा मानना है कि काफ़ी अच्छी तरीके से शासन पूरे के पूरे यूएसएसआर के अंदर चलता रहा। कहानी की तरह समझा रहा हूँ, एनसीईआरटी के अंदर इतना बेसिक नहीं मिलेगा आपको कभी भी, और इतना बेसिक बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें के कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है चीज़ों को पॉलिटिकल लेवल पे एनालाइज करना और किस तरीके से एक राजनीति के तहत पूरे शासन को चलाया जा रहा है एक राजा के द्वारा, उन चीज़ों को समझना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोवियत संघ जो है वो अच्छा ही अच्छा था। लेनिन के मरने के बाद जब स्टालिन आते हैं, जोसेफ स्टालिन, उसके बाद निकिता क्रुश्चेव, उसके बाद लियोनार्ड ब्रेजनेव, देन मिखाइल गोर्बाचेव, उसके बाद फिर पूरा रशिया ही टूट जाता है। तो जब शुरुआती समय में जिसने क्रांति करी थी उसने तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सोचा, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को करा, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता चला गया सरकार का शिकंजा पूरे यूएसएसआर में इतना ज़्यादा हो गया कि बेचारे यूएसएसआर के लोग ही बहुत ही गंदी तरीके से ये फील करने लग गए कि यार सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में, तो सरकार तो कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पे जनता ने ये भी महसूस करा कि कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अवगुण भी देखे जा सकते हैं। अब अवगुण कौन से थे? नंबर 1, ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑथराइजेशन। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब क्या होता है? नौकरशाही का शिकंजा होना, निरंकुशवाद का शिकंजा होना बहुत बड़ी मात्रा में था। मतलब अगर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो ज़्यादातर जो बड़ी पोस्टों पे, बड़ी पार्टियों के अंदर जो लोग होते थे, जो बड़े ऑफिसर्स होते थे ओहदों पर, उनकी शासन व्यवस्था में बहुत ज़्यादा पकड़ होती थी और बहुत ज़्यादा वो चलते थे। लैक ऑफ डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा था क्योंकि जनता को राइट्स नहीं थे तो ना ही तो बोलने का अधिकार था। और वन पार्टी सिस्टम सबसे बुरी चीज़ होती है, वन पार्टी सिस्टम। कौन कौन सी कंट्री में आज भी वन पार्टी सिस्टम है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा, पूरे के पूरे यूएसएसआर के अंदर रशिया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था तो रशिया का कंट्रोल सबसे ज़्यादा होता था और फूड इंपोर्ट जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में इंक्रीज़ हो चुका था यूएसएसआर के द्वारा। कैसे? देखो 1919 के बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे रशिया जो था वो बाहर से फूड ख़रीदता था, उगाता कम था, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात थी। तो ये थोड़ा बेसिक था जो मैंने आपको समझाया, और धीरे धीरे अभी और बेसिक समझेंगे रशिया के बारे में, यूएसएसआर के बारे में, कि यूएसएसआर में से क्या और खामियां निकली कि जिसकी वजह से यूएसएसआर पूरी तरीके से 1991 में आके टूट गया। अभी सिर्फ हमने लेनिन तक की स्टोरी आपको समझाने की कोशिश करी है, थोड़ा और डीपली जाएंगे, बेसिक जाएंगे तो समझ में आएगा। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। मेरा नाम विजय था, आप ही पाठशाला के चैनल पे ये चीज़ें देख रहे थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।